नमस्कार, स्वागत है आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन चैनल पर, जहां हर दिन आपको सुनने को मिलती है अलग अलग नॉवेल्स की दमदार ऑडियो बुक्स, वो भी पूरी कहानी के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई कहानी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये है डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन, अध्याय 25, वर्मा कबीले का प्रतिकार। वीरेंद्र सेन अब पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। उन्हें अब पता था कि उनका बेटा एक जीनियस बन चुका है, लेकिन कोई कीमियागर उसके सामने इस तरह खुशामद करेगा, बार बार सम्मान दिखाएगा, ये बात अब भी उन्हें अविश्वसनीय रूप से चौंका रही थी। पहले महेंद्र जून का व्यवहार घमंड, श्रेष्ठता और घोर अहंकार से भरा हुआ था। वीरेंद्र सेन ने उसे कई बार बुलाया था, तब जाकर वह मानने को तैयार हुआ, और जब आया तो सबसे पहले खामियां ढूंढी और जानबूझकर समस्याएं खड़ी कीं। उसने एक एल्केमिस्ट का पूरा घमंड दिखा दिया था, लेकिन अब वो ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि वही महेंद्र जून अब उनसे इतनी इज्जत और विनम्रता से बात कर रहा है। इन चंद दिनों में जब वो बाहर थे, ऐसा क्या हो गया जिससे उनका बेटा इतना बदल गया? सेन कुल प्रमुख, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सच में क्षमा योग्य नहीं हूँ। कृपया चिंता मत कीजिए, मैं लौटते ही औषधि भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ, महेंद्र जून ने बहुत नरमी और सतर्कता से कहा। जब उसे अपने पहले के व्यवहार की याद आई तो उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। अब तो जैसे जान ही निकल रही थी डर के मारे। अथर्व सेन ने धीरे से मेज पर एक उंगली से थपकी दी और कहा, क्या वर्मा कबीले ने ही तुमसे ऐसा करने को कहा था? ही यंग मास्टर अथर्व, मुझे सच में नहीं पता था कि सेन कुल प्रमुख आपके पिता हैं, और मैं वर्मा कबीले की चाल में फंस गया। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। महेंद्र जून ने हड़बड़ी में सफाई दी। अथर्व सेन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। महेंद्र जून तुरंत ही फूले नहीं समाये, लेकिन तभी उन्होंने अथर्व सेन को आगे बोलते सुना, तुम तो लालची इंसान हो। तुम्हारे जैसे स्वभाव और चरित्र वाला व्यक्ति आखिर क्यों वर्मा कबीले की मदद करेगा बिना किसी बड़े लाभ के? बताओ, वर्मा कबीले से तुम्हें क्या फायदा मिला? ये महेंद्र जून हकलाया, लेकिन जैसे ही उसने अथर्व सेन की तीखी नज़र देखी, वह घबरा गया और जल्दी से बोला, 30,000 चांदी के सिक्के। वर्मा कबीला तो वाकई बहुत दरियादिल निकला। वीरेंद्र सेन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। एक कुल प्रमुख होने के नाते उन्हें 30,000 चांदी के सिक्कों के महत्व का पूरा अंदाजा था। वर्मा और सेन दोनों ही कुल आय में तो बड़े थे, लेकिन खर्चे भी उतने ही भारी थे। 30,000 चांदी के सिक्के इकट्ठा करना 2-3 साल की कठिन बचत के बाद ही संभव था। वर्मा कबीले ने इतनी बड़ी रकम खर्च की, इसका मतलब था कि वे सेन कुल की जीवनरेखा पूरी तरह काट देने के लिए पूरी तरह संकल्पित थे। और जैसा कि अथर्व सेन ने कहा, महेंद्र जून एक लालची आदमी था। अगर उसे फिर से सेन कुल को औषधि देने के लिए मनाना है तो उसे 30,000 चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा का इनाम देना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि सेन कुल पहले ही 2 बार के प्रहार से लगभग अपनी सारी संपत्ति गंवा चुका था। ऐसे में वे 30,000 चांदी के सिक्के कहाँ से लाएंगे ताकि महेंद्र जून को रिश्वत दे सकें? ये हमला वर्मा कबीले के लिए भले एक मामूली चोट हो, लेकिन सेन कुल के लिए ये निश्चित रूप से जानलेवा वार था। शुक्र है कि उनके पास ऐसा बेटा है। वीरेंद्र सेन चाहकर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वर्मा कबीले ने जो 30,000 चांदी के सिक्के दिए थे, वे तो अब लगभग बर्बाद ही हो गए थे। इसका अंदाजा उन्हें कभी नहीं रहा होगा। 30,000 चांदी के सिक्के, ये तो काफी बड़ी रकम है। अथर्व सेन ने हल्की मुस्कान के साथ महेंद्र जून की ओर देखा। वास्तव में अल्केमिस्ट्स बहुत महंगे होते हैं। तुम्हें रिश्वत में फंसाने के लिए उन्हें इतनी रकम खर्च करनी पड़ी। यंग मास्टर अथर्व, आप तो मजाक कर रहे हैं, महेंद्र जून ने माथे पर आई ठंडी पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा। वह कोई मूर्ख नहीं था, स्वाभाविक ही है कि वह अथर्व सेन की व्यंग्यात्मक लहजे को समझ गया था। तुम्हारी वजह से हमारे सेन कुल को इन कुछ दिनों में भारी नुकसान झेलना पड़ा है, अथर्व सेन ने शांत स्वर में कहा। महेंद्र जून का पूरा शरीर कांप गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक झलक सी बिजली दौड़ी और वह तेजी से बोला, हालांकि सारा षड्यंत्र वर्मा कबीले का था, लेकिन इसमें मेरा भी कुछ हद तक दोष है, यह मैं मानता हूँ। इसलिए मैं ये 30,000 चांदी के सिक्के सेन कुल को सौंपना चाहता हूं ताकि उनके हुए नुकसान की भरपाई हो सके। वीरेंद्र सेन दंग रह गए। महेंद्र जून जैसा लालची आदमी, जो पहले ही रिश्वत में ली गई रकम को वापस कर रहा था, वह उनके बेटे से कितना डरा हुआ था। अथर्व सेन ने सिर हिलाया और कहा, ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? कैसे हो सकती है? हालांकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका दिल खून के आंसू रो रहा हो, लेकिन महेंद्र जून चेहरे पर मुस्कान लाते हुए संकोच से बोला, ये तो मेरा कर्तव्य है और मेरी भावनाओं की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। ठीक है फिर, अथर्व सेन ने सिर हिलाया, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। यंग मास्टर अथर्व, बस आदेश दीजिए, वह काम हो चुका समझिए, महेंद्र जून ने पूरी तरह चापलूसी करते हुए कहा। कल से जो औषधियां आमतौर पर वर्मा कबीले को दी जाती थीं, वो हमारे सेन कुल को देनी है ताकि हम उन्हें फिर से बेच सकें, अथर्व सेन ने कहा। जब वीरेंद्र सेन ने यह सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा।
औषधि की गोलियां सेन कुल की दो सबसे बड़ी आमदनी के स्रोतों में से एक थीं। यदि वे अब तक की मात्रा से दोगुना स्टॉक प्राप्त करने लगे तो उनकी कमाई भी स्वाभाविक रूप से दोगुनी हो जाएगी। और साथ ही वर्मा कबीले की आय आधी हो जाएगी। यदि यह स्थिति कुछ वर्षों तक बनी रही तो वर्मा कबीले की कुल शक्ति सेन कुल की तुलना में बहुत पीछे रह जाएगी और सेन कुल ग्रे क्लाउड टाउन का सबसे शक्तिशाली और एकमात्र महान कुल बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, महेंद्र जून ने तुरंत जवाब दिया। आखिरकार उसे तो बस आदेश जारी करने थे, उसे खुद कोई निजी नुकसान नहीं होने वाला था। क्या इसके बदले में मुझे तुम्हें कोई इनाम देना पड़ेगा? अथर्व सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओहो यंग मास्टर अथर्व, आप तो मजाक करने में माहिर हैं, महेंद्र जून ने मजबूर हंसी के साथ कहा। ठीक है, मुझे अब तुम्हारी और कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम संभालो। अथर्व सेन ने सिर हिलाकर उसे विदा किया। क्यों न पहले खाना खा लिया जाए फिर जाए, वीरेंद्र सेन ने शिष्टतापूर्वक कहा। आखिरकार महेंद्र जून अब उनके लिए एक बड़ा काम करने जा रहा था। लेकिन महेंद्र जून रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने झटपट हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो फौरन जाकर काम संभालना चाहिए। फिर उसने हाथ जोड़कर पहले अथर्व सेन को और फिर वीरेंद्र सेन को नमन किया और धीरे धीरे पीछे हटते हुए कमरे से बाहर चला गया। क्या तुम्हारा इस तरह का व्यवहार उसके साथ उल्टा असर नहीं करेगा? वीरेंद्र सेन ने चिंतित स्वर में कहा। आखिरकार महेंद्र जून एक अल्केमिस्ट था, उन्होंने उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया था और उल्टा अथर्व ने तो उसे रूखा व्यवहार भी किया था। चिंता मत कीजिए पिताजी, वो आदमी उन्हीं लोगों में से है जो ताकतवरों से डरते हैं और कमजोरों पर धौंस जमाते हैं। अगर उसे एक उंगली दी जाए तो वो पूरा हाथ पकड़ लेता है, अथर्व सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वीरेंद्र सेन ने यह नहीं पूछा कि महेंद्र जून उनके बेटे से इतना डरा हुआ और सम्मानित व्यवहार क्यों कर रहा था। उनका बेटा अब बड़ा हो चुका था और उसके अपने कुछ राज भी होंगे। एक पिता के तौर पर उनका काम सिर्फ उसके फैसलों में साथ देना था। इसके अलावा अब उन्हें अगले कदम की तैयारी भी शुरू करनी थी। अब समय आ गया था पलटवार का। अल्केमिस्ट महोदय, जैसे ही महेंद्र जून बाहर निकला, धर्मपाल सेन और उसका पोता छाया से निकलकर उसकी ओर लपके। ये दादा पोते की जोड़ी रेस तरह छोड़ने के बाद गई नहीं थी, बल्कि यहीं छिपकर इंतजार कर रही थी। जहां अथर्व सेन के सामने महेंद्र जून एक दुम हिलाने वाले पालतू कुत्ते जैसा बन गया था, वहीं बाकी लोगों के सामने उसका अहंकारी रवैया फिर से लौट आया। वह नाक चढ़ाकर बोला, कुछ काम था क्या? अल्केमिस्ट महोदय, देखिए ना, आदित्य और अथर्व तो एक ही कुल के भाई हैं। क्या आप थोड़ा उदार नहीं हो सकते कि आदित्य आपके साथ औषधि विद्या की शिक्षा जारी रख सके? धर्मपाल सेन ने चापलूसी से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन महेंद्र जून केवल हंसा और बोला, मुख्य व्यवस्थापक सेन, इस विषय पर फैसला मैं नहीं कर सकता। अगर आपके पोते को भविष्य में अल्केमिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपको यंग मास्टर अथर्व की स्वीकृति लेनी होगी, वरना चाहे आप किसी और अल्केमिस्ट को ढूंढ लें, कोई भी आपके पोते को शिष्य बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या? धर्मपाल सेन और उसका पोता दोनों अविश्वास में डूबे रह गए। एक ऐसा लड़का जिसे उन्होंने अब तक कचरा समझा था, उसके पास इतनी ताकत और प्रभाव कैसे हो सकता है? आप चाहें तो मेरी बात पर विश्वास न करें, लेकिन इस पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कृपया मुझे इसमें न घसीटें। महेंद्र जून ने हाथ उठाकर कहा। हाँ, एक सलाह जरूर दूंगा, किसी भी हालत में यंग मास्टर अथर्व से टकराने की भूल मत करना। और हाँ, तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो। वे सभी लोग सेन कुल के सदस्य थे। परिवार के भीतर कोई दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं होती। अगर वे दिल से वीरेंद्र सेन और उसके बेटे से माफ़ी मांग लें तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें भविष्य में कोई लाभ ही न मिले? आखिरकार अथर्व सेन तो वो व्यक्ति था जिसे ग्रैंड मास्टर रमन मेहरा भी पूरा सम्मान देते थे। अध्याय 26, अर्थ ड्रैगन ग्रास की खबर। जैसा कि महेंद्र जून ने कहा था, यह मामला उससे जुड़ा नहीं था, इसलिए उसने जो कहना था वह कहकर वह तुरंत निकल गया। आखिर उसे वो काम भी पूरा करना था जो अथर्व सेन ने उसे सौंपा था। दादाजी, क्या हम वाकई उसकी बात मानेंगे और वीरेंद्र सेन और उसके बेटे के आदेश बिना सवाल किए मानते रहेंगे? आदित्य सेन ने दांत भींचते हुए पूछा। वह खुद को इस बात के लिए कैसे तैयार कर सकता था? अथर्व सेन, जिसे अब तक सब कचरा समझते थे, उसके आदेश मानना, ये सोचते ही उसे खुद पर शर्म आने लगी। बिल्कुल नहीं, धर्मपाल सेन ने जोर से हाथ झटकते हुए कहा। मैंने इन वर्षों में इतनी मेहनत की है, क्या मैं एक कचरे जैसे लड़के को अपनी मेहनत पर पानी फेरने दूंगा? चाहे वो लड़का सच में कचरा हो या अब तक नाटक कर रहा हो, लेकिन मैं सेनकुल की सत्ता उस जैसे के हाथों में नहीं जाने दूंगा। लेकिन दादाजी, अब हमारी अगली चाल क्या होगी? आदित्य सेन थोड़ा भ्रमित दिखा। इंतजार, धर्मपाल सेन ने गहरी आवाज में कहा। इस समय वर्माकुल और हमारे बीच का रिश्ता बहुत तनावपूर्ण है। भले ही वीरेंद्र सेन को महेंद्र जून की मदद से थोड़ी बढ़त मिल जाए, लेकिन वर्माकुल कोई छोटा दुश्मन नहीं है। अगर उन्हें दीवार तक धकेला गया तो वे पूरी ताकत से पलटवार करेंगे।
उसी पल हम वीरेंद्र सेन की पीठ में एक और वार करेंगे और उसे कुलपति की गद्दी से नीचे गिरा देंगे। आदित्य सेन का चेहरा ये सुनते ही चमक उठा, लेकिन उसकी आंखों में जहर से भरा क्रोध था। दादाजी, उस हरामी अथर्व सेन को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, धर्मपाल सेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अगली सुबह रमन मेहरा एक बार फिर सेन कुल में आए। अब वीरेंद्र सेन को आखिरकार यह समझ आया कि महेंद्र जून उसके बेटे के प्रति इतना श्रद्धावान क्यों था। वजह यह थी कि एक ब्लैक ग्रेड का अल्केमिस्ट जैसे रमन मेहरा भी उसके बेटे के सामने दोनों हाथ बगल में रखकर खड़ा होता था, जैसे कोई पूरी तरह आज्ञाकारी शिष्य हो। इससे रहस्य तो हल हो गया, लेकिन वीरेंद्र सेन और भी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि पिछली बार तो केवल एक येलो ग्रेड का अल्केमिस्ट था, लेकिन अब तो एक ब्लैक ग्रेड का अल्केमिस्ट भी उसके बेटे के प्रति इतना श्रद्धा रखता था। आखिर यह सब क्या चल रहा है? रमन मेहरा की इस बार की यात्रा का उद्देश्य अथर्व सेन को एक खबर देना था। खबर ये थी कि 7 पवन पर्वत पर अर्थ ड्रैगन ग्रास की एक डंडी प्रकट हुई हो सकती है। कुछ दिन पहले जब झरना लियू लिटिल क्लाउड एंड वाटर पिल की सामग्री खरीदने गई थी, तब उसने रमन मेहरा से एक और पिल फॉर्मूला की सामग्री के बारे में भी पूछा था। उस फॉर्मूला में कुल 4 सामग्री थी जो अत्यंत दुर्लभ श्रेणी की थीं। हेवेंस मेडिसिन पवेलियन के पास इनमें से कोई भी सामग्री स्टॉक में नहीं थी, या कहें कि रेन कंट्री की शाखा के पास स्टॉक में नहीं थी। लेकिन अपने वर्तमान रैंक के आधार पर रमन मेहरा के पास न तो बड़ी शाखाओं के स्टॉक की जांच करने का अधिकार था और न ही वहां से कुछ मंगवाने की क्षमता। ये पिल फॉर्मूला वही था जो वीरेंद्र सेन की स्पिरिट बेस को ठीक करने के लिए आवश्यक था। इस पिल का नाम था रिस्टो स्पिरिट पिल, एक अर्थ ग्रेड के मीडियम लेवल की पिल। अर्थ ड्रैगन ग्रास उन 4 लापता सामग्री में से एक थी जो इस फॉर्मूला के लिए जरूरी थी। इसलिए जब ये खबर रमन मेहरा को मिली तो वह तुरंत स्वयं सेन निवास पर आए। निश्चित रूप से एक कारण अथर्व सेन को यह महत्वपूर्ण खबर देना था, लेकिन दूसरा कारण यह भी था कि वह अथर्व से मार्गदर्शन लेना चाहते थे। अन्य समयों में तो वह हिम्मत ही नहीं करते कि उसे परेशान करें। अथर्व सेन स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब उसने 7 पवन पर्वतों से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में विस्तार से पूछा तो उसने फिलहाल वहां जाने की योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया। कारण ये था कि यह खबर लाने वाला व्यक्ति एलिमेंट गैदरिंग टियर का 9th स्टेज का वॉरियर था। जब जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाली टीम ने उसे पाया तब वह मौत के कगार पर था। वह मरने से पहले बस इतना ही कह पाया, गुफा, विशाल लाल सांप और अर्थ ड्रैगन ग्रास। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि 7 पवन पर्वतों में अर्थ ड्रैगन ग्रास मौजूद हो सकता है, लेकिन वहां कोई विशाल लाल सांप उसकी रक्षा कर रहा होगा। वह सांप इतना शक्तिशाली था कि उसने एलिमेंट गैदरिंग टियर के 9th स्टेज के वॉरियर को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लेकिन अथर्व सेन जानता था कि जहां भी अर्थ ड्रैगन ग्रास होती है वहां आमतौर पर रेड स्केल ड्रैगन स्नेक भी आसपास कुंडली मारे बैठा होता है। ये सांप अर्थ ड्रैगन ग्रास से निकलने वाली हल्की ड्रैगन एनर्जी को सोखकर धीरे धीरे स्वयं को विकसित करता है और एक सांप से ड्रैगन में बदलने की प्रक्रिया पूरी करता है। एक परिपक्व रेड स्केल ड्रैगन स्नेक की कल्टिवेशन आमतौर पर एलिमेंट गैदरिंग टियर के 9th स्टेज के बराबर होती है, लेकिन चूंकि उसमें ड्रैगन की रक्तरेखा का अंश होता है, इसलिए उसकी शक्ति किसी भी सामान्य 9th स्टेज के वॉरियर से कहीं अधिक होती है। उसे ऐसा समझा जा सकता है जैसे उसका एक पांव गशिंग स्प्रिंग टियर में हो और वह एलिमेंट गैदरिंग टियर का एक अजेय राजा होता है। यदि अथर्व सेन इस चरण में 7 पवन पर्वतों में प्रवेश करता तो भले ही वह उस गुफा को खोज भी लेता, रेड स्केल ड्रैगन स्नेक के सामने वह बराबरी का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था और झरना लियू की मदद से भी यह असंभव था, जब तक कि झरना लियू स्वयं गशिंग स्प्रिंग टियर की सीमा में न पहुंच गई हो। वह 7 पवन पर्वतों जरूर जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे पूरी तैयारी करनी होगी। इसके अलावा रेड स्केल ड्रैगन स्नेक का इनकोइक ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल में परिष्कृत किया जा सकता है। ये पिल खाने से एलिमेंट गैदरिंग टियर का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट सीधे एक स्टेज ऊपर जा सकता है। अधिकतम सीमा एलिमेंट गैदरिंग टियर के 3rd स्टेज तक की है। साथ ही क्योंकि रेड स्केल ड्रैगन स्नेक में ड्रैगन की रक्तरेखा का अंश होता है, उसका रक्त और मांस अत्यधिक पौष्टिक होता है और यह अथर्व सेन को इंडिस्ट्रक्टेबल हेवन स्क्रॉल के प्रथम टियर डेड ट्री टियर को तेजी से समझने में मदद करेगा। उसने तय किया कि वह अपनी कल्टिवेशन पर कड़ी मेहनत करता रहेगा और तभी 7 पवन पर्वतों के लिए रवाना होगा जब वह एलिमेंट गैदरिंग टियर में प्रवेश कर लेगा। तब वह उस ड्रैगन स्नेक के इनर कॉर का उपयोग करके अपनी कल्टिवेशन को जल्दी से 3rd स्टेज तक पहुंचा सकेगा और फिर वह आसानी से 4th स्टेज को भी पार कर लेगा। इसके अलावा उसे अपनी शक्ति को वास्तविक युद्ध अनुभव से भी बढ़ाना होगा और अपनी नींव को मजबूत करना होगा। पिछली जिंदगी में भले ही वह मार्शल आर्ट्स की चोटी पर खड़ा था, लेकिन सच कहें तो उसकी बैटल पावर सबसे अधिक नहीं थी। इसका एक सीधा कारण था, उसकी कल्टिवेशन की गति औसत कल्टिवेटर से तेज थी क्योंकि उसके पास हेवन ग्रेड का हाई लेवल स्पिरिट बेस था। लेकिन जब वह किसी समान स्तर के वॉरियर से लड़ता तब भी उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की युद्ध रणनीति और मार्शल आर्ट स्किल्स पर उसकी पकड़ को ध्यान में रखना पड़ता।
पिछली जिंदगी में अथर्व सेन निश्चित ही अत्यंत बुद्धिमान था, वरना वह इतिहास का पहला अल्केमी एम्परर कैसे बन पाता। एक ऐसा कीर्तिमान जिसे आज तक कोई नहीं दोहरा सका और शायद भविष्य में भी कोई न दोहरा सके। लेकिन समय और ऊर्जा की अपनी सीमाएं होती हैं। उसने अपना अधिकांश समय अल्केमी के अध्ययन और अल्केमिकल पिल्स बनाने में लगाया। जो थोड़ा बहुत समय बचता वह अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने में लगाता, तो फिर मार्शल आर्ट्स स्किल्स को निखारने के लिए उसके पास कितना समय बचता था। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी कल्टिवेशन की रफ्तार बहुत तेज थी। अल्केमिकल पिल्स के सहारे वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे केवल अपने कल्टिवेशन लेवल के अंतर से ही विरोधियों को कुचलना होता था, उसे किसी रणनीति की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर जब वह मार्शल आर्ट्स की चोटी पर पहुंचा, तब उसकी ये कमज़ोरी खुलकर सामने आई। पिछली जिंदगी में हेवन टियर तक पहुंचने वाले कुल 7 महान योद्धा थे, और अगर केवल असली युद्ध शक्ति की बात की जाए तो अथर्व सेन उनमें सबसे कमज़ोर था। वजह ये थी कि उसने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए सिर्फ अल्केमिकल पिल्स पर भरोसा किया, लेकिन युद्ध का असली अनुभव बहुत कम था। कहा जा सकता है कि उसका हेवन टियर स्तर अंदर से काफ़ी खोखला था। बेशक अगर वह 100 साल से ज़्यादा समय तक मार्शल आर्ट्स की गहराई से साधना करता तो वह इस कमी की भरपाई कर सकता था। आखिर वो तब भी बहुत युवा था। इतिहास में 300 साल का हेवन टियर वॉरियर बहुत दुर्लभ माना जाता है, ऐसे योद्धाओं को उंगलियों पर गिना जा सकता है। इस जीवन में अथर्व अब ऐसा पेपर टाइगर नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसके हर कदम की गूंज पीछे छूटे, हर कदम मजबूती से रखा जाए। अब उसका ध्यान किसी और बात में नहीं भटकता था। हर दिन 5 एलिमेंट्स हेवन ग्रेड स्किल का अभ्यास करने के साथ साथ उसने अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स को भी सुधारना शुरू कर दिया। पिछले जीवन में उसने बहुत जल्दी ही येलो ग्रेड और ब्लैक ग्रेड की मार्शल आर्ट्स स्किल्स को त्याग दिया था। वह अधिकतर हेवन ग्रेड की स्किल्स ही इस्तेमाल करता था और कभी कभी अर्थ ग्रेड की स्किल्स अपनाता था। लेकिन इस समय अथर्व सेन केवल येलो ग्रेड की मार्शल आर्ट्स स्किल्स का ही अभ्यास कर सकता था। ऐसे में उसे अब अपनी कल्टिवेशन पर कड़ी मेहनत करनी थी और खुद को अपने ही स्तर के सभी योद्धाओं के बीच एक अजेय शासक बनाना था। अब वह केवल साधना स्तर के फर्क के दम पर जीत नहीं हासिल करना चाहता था। हालांकि उसके पास हाई लेवल मार्शल आर्ट्स स्किल्स की भरमार थी, लेकिन लो लेवल की गिनी चुनी ही थी। यह स्वाभाविक था, पिछले जीवन में वह हेवन टियर का शक्तिशाली योद्धा था। अगर उसे किसी ऐतिहासिक स्थल में ब्लैक ग्रेड या येलो ग्रेड की स्किल्स भी मिलती तो क्या वो उनमें समय लगाता? शायद कुछ पलट कर देख लेता, लेकिन अभ्यास नहीं करता। ऐसे में उसके पास इनकी संख्या बहुत कम थी। शुक्र है कि पिछले जीवन में उसने शुरुआत नीचे से की थी, इसीलिए कुछ लो लेवल की स्किल्स अब भी उसके पास थीं। शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी स्वॉर्ड आर्ट्स, फ्लाइंग फायर पाम आर्ट्स, डैशिंग पैंथर फिस्ट और एग्जिटिंग क्लाउड स्टेप, ये सभी येलो ग्रेड की उच्च स्तर की युद्ध कला कौशलें थीं। हालांकि अथर्व को इस बात की थोड़ी शर्मिंदगी थी कि पिछले जीवन में उसने इन चारों स्किल्स को कभी अपने हाईएस्ट लेवल तक नहीं साधा था, क्योंकि उसका ज़्यादातर समय पिल्स बनाने में चला जाता था। अब उसे सब कुछ फिर से शुरू करना था। वैसे भी वह अब भी युवा था। अथर्व सेन ने शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी स्वॉर्ड आर्ट्स से शुरुआत की। वजह साफ थी, उसकी कल्टिवेशन अभी कम थी और उसे ताकत बढ़ाने के लिए हथियार की ज़रूरत थी। वैसे भी ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट्स की पहली पसंद तलवार या कृपाण होती है। अध्याय 27 तलवार ऊर्जा। अथर्व सेन ने प्रशिक्षण के लिए बेलेस माउंटेन जाने का फैसला किया। बेलेस माउंटेन ग्रे क्लाउड टाउन से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में था। यह कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं था। इसकी निरंतर लंबाई और चौड़ाई भी 100 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा थी। पहाड़ के आसपास 4 कस्बे थे और उनके निवासी अपनी आजीविका के लिए बड़े पैमाने पर पहाड़ पर निर्भर थे। इसका कारण यह है कि इस पर्वत पर औषधीय जड़ी बूटियां भी थीं और राक्षसी जानवर भी थे, और एक युद्ध कलाकार के लिए ये दोनों चीज़ें लाभदायक थीं। 7 पवन पर्वतों की विशाल पर्वत श्रृंखला के विपरीत, जहां राक्षसी जानवर इस हद तक शक्तिशाली थे कि आध्यात्मिक महासागर स्तर के शक्तिशाली योद्धा भी बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, बेलेस माउंटेन में सबसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर केवल एलिमेंट गैदरिंग टियर पर था और केवल पर्वत श्रृंखला के सबसे भीतरी हिस्सों में पाया जा सकता था। इस प्रकार जब तक वे पर्वत श्रृंखला में बहुत गहराई तक नहीं जाते, बेलेस माउंटेन बॉडी रिफाइनिंग टियर में मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण मैदान था। अथर्व सेन को अच्छी तरह पता था कि सिर्फ अभ्यास करने से वह मार्शल आर्ट के कौशल को उच्चतम स्तर तक नहीं ले जा सकेगा। इसे हासिल करने के लिए उसे वास्तविक युद्ध का अनुभव करना होगा। हालांकि वीरेंद्र सेन नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जोखिम उठाए, लेकिन वह ये भी जानते थे कि एक असली मार्शल आर्टिस्ट के लिए ग्रीनहाउस में एक पौधे की तरह सुरक्षित रहना असंभव है। इसके अलावा झरना लियू अथर्व सेन की रक्षा के लिए उसके साथ रहेगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी कि उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह सहमत हो गए। वह अब बहुत व्यस्त भी थे। वह वर्तमान में वर्मा कबीले के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहे थे, साथ ही सेन कबीले को फिर से संगठित कर रहे थे ताकि कबीले पर फिर से कब्जा कर सके, जिस पर धर्मपाल सेन ने पिछले कुछ सालों में आंशिक रूप से कब्जा कर लिया था।
अथर्वसेन और झरना लियू ने बहुत तेजी से अपनी यात्रा शुरू की और बेलेस माउंटेन की ओर चल पड़े। चूंकि बेलेस माउंटेन काफ़ी नज़दीक था, इसलिए उन्हें अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वे सिर्फ 2-3 जोड़ी कपड़े ही लेकर आए थे। फिर भी वे सभी एक बड़ा बंडल लेकर आए। इसके कारण अथर्वसेन को अपने पिछले जीवन की स्थानिक अंगूठी से वंचित होना पड़ा। एक स्थानिक अंगूठी एक सामान्य अंगूठी से बहुत अलग नहीं लगती थी, फिर भी इसके भीतर एक अविश्वसनीय जगह थी जो बड़ी संख्या में वस्तुओं को समायोजित कर सकती थी। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो एक स्थानिक अंगूठी साथ लाना बहुत सुविधाजनक होगा। हालांकि समय बीतने के साथ स्थानिक वलय बनाने की विधि बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थी, इसलिए केवल बहुत सीमित संख्या में ही वलय उपलब्ध थे। अपने पिछले जीवन में केवल कम से कम फ्लावर ब्लॉसम टियर का एक मजबूत योद्धा ही इसे प्राप्त कर सकता था। अन्यथा भले ही आपने बहुत सौभाग्य से इसे प्राप्त कर लिया हो, फिर भी यह आपके मालिक के रूप में आपके लिए घातक आपदा लाएगा। एक स्थानिक वलय अत्यंत मूल्यवान वस्तु थी। वे पैदल ही यात्रा कर रहे थे। 80 किलोमीटर की दूरी एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कोई खास नहीं थी और उन्होंने अपनी यात्रा में केवल 2 घंटे ही बिताए। वे दोनों सुबह ही निकल पड़े और दोपहर तक वे बेलेस माउंटेन के आसपास के क्षेत्र में पहुंच चुके थे। वे दूर से बाघों की दहाड़ और बंदरों की चीखें सुन सकते थे। जब उन्होंने सब कुछ देखा तो उनके चेहरों पर एक तेज खुशबूदार आदिम वीरान हवा बह रही थी। चलो चलें। अथर्वसेन आगे चला गया और कहा, जब तक ये बॉडी रिफाइनिंग टियर में एक राक्षसी जानवर है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। बहुत अच्छा, झरना लियू ने सिर हिलाया। हालांकि बेलेस माउंटेन ऐसी जगह नहीं थी जो राक्षसी जानवरों से भरी हुई थी। हालांकि दोनों ने जानबूझकर उन्हें खोजा, लेकिन उन्हें एक भी नहीं मिला। उन्हें किसी साधारण जंगली जानवर का भी सामना नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता गया, उन दोनों को भूख लगने लगी। वे आपातकालीन राशन के रूप में केवल थोड़ी मात्रा में भोजन लेकर आए थे। दरअसल उनका इरादा भोजन के लिए पहाड़ पर राक्षसी जानवरों का शिकार करना था। हमें जल्दी से एक राक्षसी जानवर का शिकार करना होगा, अन्यथा हमें आज रात भूखे रहना पड़ेगा, अथर्वसेन ने अपने हाथ में लोहे की तलवार लहराते हुए कहा। उसने यात्रा पर निकलने से पहले तलवार खरीदी थी। ये काफ़ी महंगी थी, जिसकी कीमत 10 चांदी के सिक्के थी। ये बॉडी रिफाइनिंग टियर के राक्षसी जानवर के खिलाफ पर्याप्त होगी, लेकिन एलिमेंट गैदरिंग टियर के राक्षसी जानवर के खिलाफ यह अपनी रक्षा को भी नहीं तोड़ पाएगी। इसके अलावा वह तत्व संचय स्तर एलिमेंट गैदरिंग टियर में किसी राक्षसी जानवर के बराबर प्रतिद्वंद्वी नहीं था। झरना लियू ने अचानक चलना बंद कर दिया। क्या है? क्या तुमने कुछ सुना है? अथर्वसेन ने थोड़ा उत्साह के साथ कहा। मेरे जूते के फीते खुल गए। झरना लियू नीचे झुक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस महिला में थोड़ी बहुत हास्य भावना होगी। अथर्वसेन ने कंधे उचका दिए और तब तक इंतजार किया जब तक झरना लियू खड़ी नहीं हो गई। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि झरना लियू एक बार फिर नीचे झुक गई। तुम्हारे जूते के फीते फिर से खुल गए? अथर्वसेन ने पूछा। नहीं, मैंने कुछ सुना है। झरना लियू ने एक खास दिशा में देखा। उसका चेहरा अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था। इस महिला में निश्चित रूप से ठंडा हास्यबोध था। अथर्वसेन ने भी उसी दिशा में देखा। झरना लियू एलिमेंट गैदरिंग टियर की कल्टिवेटर थी, इसलिए उसकी दृष्टि और श्रवण शक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उनके सामने की झाड़ियां हिल रही थीं, मानो कोई चीज बाहर निकल रही हो। बहुत जल्दी ही एक विशालकाय भेड़िए का सिर दिखाई दिया, उसके बाद तेजी से उसका शरीर दिखाई दिया। ये लगभग एक भैंस के आकार का था और इसका रंग खून जैसा लाल था, हालांकि इसकी त्वचा पर कई सड़ने के निशान थे। ये थोड़ा घिनौना लग रहा था। हमारी किस्मत खराब नहीं है, यह एक सड़ा हुआ खून वाला भेड़िया है। अथर्वसेन की आंखें चमक उठीं। इंडिस्ट्रक्टेबल हेवन स्क्रॉल की कल्टिवेशन करने के लिए उसके प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए विभिन्न मूल्यवान सामग्रियों की आवश्यकता थी, और राक्षसी जानवरों का ताज़ा खून वर्तमान में उपलब्ध सबसे अच्छी सामग्री थी, जबकि सड़ा हुआ खून वाला भेड़िया बॉडी रिफाइनिंग टियर में सबसे मजबूत राक्षसी जानवरों में से एक माना जा सकता है। सावधान रहो, झरना लियू ने याद दिलाया। एक परिपक्व सड़ा हुआ रक्त भेड़िया बॉडी रिफाइनिंग टियर की 9th स्टेज में एक प्राणी था। इसके अलावा जब ताकत और रक्षा की बात आती है तो राक्षसी जानवरों को हमेशा मानवता पर एक बड़ा लाभ होता था, और ये तब भी होता था जब एक राक्षसी जानवर और एक मानव साधक की साधना समान होती थी। दूसरी ओर मार्शल कलाकारों का लाभ यह था कि वे विभिन्न मार्शल आर्ट कौशल और हथियारों का उपयोग करके अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ा सकते थे। हालांकि अथर्वसेन अब बॉडी रिफाइनिंग टियर की 7th स्टेज में ही था। उसके और सड़े हुए खून वाले भेड़िए के बीच बहुत बड़ा अंतर था। इसके अलावा एक मार्शल आर्टिस्ट किसी भी समय राक्षसी जानवर के खिलाफ लड़ाई में मर सकता है। लड़ाई तब भी खत्म नहीं होगी जब आप रुको या मैं हार मानता हूं चिल्लाएं। चिंता मत करो, अथर्वसेन मुस्कुराया। अपने हाथ में लोहे की तलवार पकड़े हुए उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। सड़ा हुआ खूनी भेड़िया लगातार गहरी गुर्राहटें निकाल रहा था।
उसके सामने दो लोग खड़े थे। आदमी उसे बहुत खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पीछे खड़ी महिला ने भेड़िए को भयभीत कर दिया। हालांकि राक्षसी जानवर की क्रूर प्रकृति के कारण वह अपना शिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। राक्षसी जानवरों का रक्त और मांस किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए अत्यंत पौष्टिक माना जाता था, लेकिन इसी प्रकार मार्शल आर्टिस्ट भी राक्षसी जानवरों के लिए अत्यंत पौष्टिक भोजन थे। सड़ा हुआ खूनी भेड़िया बहुत सतर्क था। उसने तुरंत हमला नहीं किया। झरना, पीछे हटो, अथर्वसेन ने कहा। भेड़िए बहुत धैर्यवान, बहुत सावधान प्रजाति के होते हैं। उन्होंने झरना लियू की छिपी हुई ताकत को भांप लिया होगा। झरना लियू ने हल्के से भौहें सिकुड़ी। मौजूदा दूरी को देखते हुए अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वह समय पर उसकी मदद कर सकेगी, लेकिन अगर ये दूरी बढ़ गई तो अगर अथर्वसेन को कोई खतरा हुआ तो वह उसकी मदद करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। मुझ पर भरोसा करो, अथर्वसेन मुस्कुराया। झरना लियू ने अंततः धीरे से कदम पीछे खींच लिए। सड़े हुए खून वाले भेड़िए का क्रूर स्वभाव तुरंत ही जाग गया। उसके अगले पंजे जमीन में धंस गए और जबड़े खुल गए, जिससे तीखे खंजर जैसे दांतों की दो पंक्तियां दिखाई देने लगीं, जिनसे ठंडी हवा निकल रही थी। अथर्वसेन ने अपनी उंगली टेढ़ी की और कहा, तुम बड़े बेवकूफ़ कुत्ते, आओ 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 आओ। सड़े हुए खून वाले भेड़िए ने चीख मारी और बहुत ही आश्चर्यजनक गति से अचानक झपट्टा मारा। अथर्वसेन घबराया नहीं। उसकी लंबी तलवार की एक लहर के साथ शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी स्वॉर्ड आर्ट्स पहले ही शुरू हो चुका था। श्वा, सिर्फ एक तलवार आगे की ओर लहराई, फिर भी ठंडी रोशनी की दो चमकें दिखाई दीं। उनमें से एक तलवार ही थी, जबकि दूसरी सफ़ेद रंग की ऊर्जा थी। तलवार ऊर्जा। झरना लियू सदमे में अपनी सांस रोक नहीं पाए। तलवार ऊर्जा तलवारबाज का प्रतीक होता है, ठीक वैसे ही जैसे कृपाण चलाने वाले के पास कृपाण ऊर्जा होती है। यह अतुलनीय रूप से तेज और बेहद शक्तिशाली होती है। उसने तलवार ऊर्जा का गठन नहीं किया था, फिर भी वह इसे प्राप्त करने की कठिनाई को जानती थी। उसके एक चाचा थे जिन्हें तलवार की कला में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सराहा गया था, फिर भी उन्होंने तलवार के मार्ग में खुद को डुबोने के 5 साल बाद ही तलवार ऊर्जा का गठन किया था। क्या यह आदमी सचमुच इंसान था? अथर्वसेन को हालांकि कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तलवार ऊर्जा का निर्माण केवल एक स्वाभाविक घटना थी, उसका लक्ष्य तलवार किरण था। स्वॉर्ड रे, तलवार ऊर्जा का ठोस रूप होता है। इसकी शक्ति और भी अधिक मजबूत होती है। दुर्भाग्य से उसने अपने पिछले जीवन में तलवार कला पर ज्यादा समय नहीं बिताया था, इसलिए उसने केवल तलवार ऊर्जा का निर्माण किया था और तलवार किरण बनाने में कामयाब नहीं हुआ था। तलवार किरण बनाने के लिए शर्त ये थी कि तलवार के एक वार से तलवार की ऊर्जा की दसियों चमके निकले, जिसे फिर तलवार की किरण में संघनित करना होता था। अभी तक वह तलवार ऊर्जा की केवल एक चमक ही छोड़ पाया था। उसे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। तलवार किरण से अगला कदम तलवार हृदय होता है। ये तलवार के मार्ग पर प्राप्त किया जा सकने वाला सर्वोच्च स्तर होता है। हालांकि एक सड़े हुए खूनी भेड़िए के खिलाफ तलवार ऊर्जा का एक फ्लैश पर्याप्त से अधिक था।